आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए जीवन में कभी भी आलस्य को हावी न होने दें। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हमारी हिंदी पुस्तक वितान का जो हमारा दूसरा पाठ है जूझ, इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर करेंगे। 2 पार्ट में हमने वीडियो को कवर किया था। आशा है कि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया। और मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अगर पाठ अच्छे से समझ में है तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, किस प्रकार से भी हो, हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। कथानायक आनंद यहाँ पर कौन थे? लेखक के पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? समीक्षा करें। लेखक के पिता लेखक को स्कूल नहीं भेजना चाहते। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, लेकिन लेखक के पिता ऐसा क्यों चाहते हैं, पाठ के आधार पर हमें बताना है। कथानायक एक किसान के बेटे हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी लगना चाहते हैं और नौकरी से ही अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं अथवा कोई व्यापार वो करना चाहते हैं। लेकिन कथानायक के पिता हैं वो तो दिवाली से 1 महीने बाद ही ईख पेरने का कोल्लू चलाना चाहते हैं कि ईख से जो रस निकलता है वो निकालने के लिए कोल्लू चलाना पड़ता है, वो काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी का मानना है कि कोल्लू जल्दी शुरू हो गया तो ईख की अच्छी खासी है रकम मिल जाएगी। उनकी समझ थी कि अगर सब ने अपने कोल्लू चला दिए तो बाजार में तो गुड़ की कीमत घट जाएगी। अब ईख से रस निकाल करके उसका गुड़ बनाया जाता है और जल्दी तैयार करके बाजार में ले जाया जाएगा, तो उनके पिता का मानना था कि अच्छी रकम मिलेगी। और सभी ने गुड़ जल्दी निकाल लिया तो फिर गुड़ का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाजार में बढ़िया गुड़ आ जाएगा और हमारे गुड़ की कीमत घट जाएगी, और अच्छे गुड़ आ जाएंगे बाजार में तो हमारे गुड़ का भाव नहीं रहेगा। इसके विपरीत कथानायक की सोच थी कि ईख पकने के बाद ही गुड़ अधिक निकलेगा, क्योंकि देर तक खड़ी ईख में रस की मात्रा बढ़ जाती है। कथानायक और कुछ लोगों का तो ये सोचना था कि ईख लंबे समय तक पककर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से रस अधिक निकलता है, तो फिर ईख के रस की यानी कि गुड़ ज्यादा होगा, फिर पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार गुड़ भी अधिक निकलेगा और मेरी पढ़ाई भी रहेगी, कि गुड़ भी अधिक हो जाएगा और मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी, ऐसा आनंद सोचते हैं। परंतु आनंद के पिता अपनी सोच के अनुसार काम करवाना चाहते हैं, इसलिए वे कथानायक को स्कूल जाने नहीं देते। वैसे भी वो उनको स्कूल कम जाने देते हैं कि स्कूल पढ़ लिख कर क्या करोगे, खेती का काम करो, घर का काम करो, इस तरह से उनके पिता की सोच थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कथानायक के फिर से स्कूल जाने में दत्ताजी राव की भूमिका का वर्णन करें। दत्ताजी राव कौन? यहाँ पर गांव के मुखिया। कथानायक यानी कि आनंद, लेखक को स्कूल भिजवाने के पीछे दत्ताजी का हाथ था और खुद आनंद की संघर्ष, जिसको हम कहते हैं जूझ। तो कथानायक के दादा किसको कहते हैं? पिताजी को। उसे खेती में काम करवाना चाहते थे, पढ़ाई को समय खराब करने की मानते हैं और 5वीं कक्षा के बाद ही लेखक को स्कूल से हटा देते हैं। अभी भी कथानायक में पढ़ने की उत्कंठा इच्छा थी जबरदस्त। वे अपनी माँ को समझाते हैं कि दत्ताजी राव ही मेरी पढ़ाई शुरू करवा सकते हैं, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर दत्ताजी के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं। दत्ताजी राव कथानायक को बुलाकर खूब डांटते हैं। वे उसे कहते हैं, फिर तू क्या करता है? कथानायक, यहाँ गलत लिखा है, दत्ताजी राव कथानायक के पिता को बुलाकर खूब डांटते हैं कि तू सारा काम कथानायक और उसके माँ से करवाते हो, तो फिर आप क्या करते हो? बहस शुरू हो जाती है दोनों में। उन्होंने दादाजी से कहा कि मैं देख रहा हूं कि आजकल खेती का पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, माँ बेटे को बैल की तरह खेतों में जोत रखा है, समम सारा दिन गांव में घूमते रहते हो। दत्ताजी राव ये भी कहते हैं कि अगर तू बच्चे की फीस नहीं भर सकता तो मैं फीस दे दूंगा और कल से इसको स्कूल भेज देना। इस तरह से डांटते हैं कथानायक के पिता को दत्ताजी राय। और
कथानायक की पढ़ाई शुरू हो जाती है। इसमें दत्ताजी राव अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, लेखक को आगे पढ़ने की अनुमति देते हुए उसके पिता ने उससे क्या वचन लिया। जैसे दत्ताजी राव ने लेखक को पढ़ने के लिए भिजवा दिया, लेकिन लेखक के पिता ने उनसे पहले ही वचन ले लिया था कि पढ़ने जाओगे तो आप ये काम जरूर करोगे। वे कौन से थे? दादाजी ने कथानायक से यह वचन लिया था कि उसे निकलते ही खेत पर हाजिर होना होगा, दिन निकलते ही, यानी कि सुबह उठते ही खेत जाना होगा स्कूल से पहले। 11 बजे पाठशाला का समय होने तक खेत में पानी लगाना चाहिए। अब उस समय 11 बजे स्कूल लगता होगा, इसलिए 11 बजे तक जो लेखक है वो खेत में पानी लगाएगा और बाद में वहां से ही सीधा पाठशाला यानी कि स्कूल जाएगा। और छुट्टी होते ही घर पर थैला रखा और सीधे खेत में, और उसके बाद घंटा भर ढोर चराना, यानी कि 2-3 घंटे के लिए ढोर होते हैं, पशुओं को चराना। और अगर खेतों में अधिक काम हो गया तो पाठशाला में गैर हाजिर होना, यानी कि स्कूल नहीं जाने दूंगा, ऐसा उनके पिताजी ने स्कूल जाने से पहले कहा। कथानायक की कक्षा का मॉनिटर कौन था और क्यों था वो मॉनिटर? कथानायक की कक्षा का मॉनिटर बसंत पाटिल नामक का छात्र था। कौन था? बसंत पाटिल। वह बहुत होशियार और मेहनती था, उसका स्वभाव बहुत शांत था, वह सदा तैयारी में लगा रहता था, इसलिए वह मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर के जो गुण थे वो बसंत पाटिल के अंदर थे। इंटेलिजेंट था, मेहनत करने वाला था, स्वभाव से अच्छा था, हमेशा अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था, इसलिए वो क्लास का मॉनिटर था। पाठशाला में मास्टर कथानायक को किस नाम से पुकारते थे? उसका विश्वास कैसे बढ़ने लगा कि पहले तो वो जैसे स्कूल में गए थे उनका मन ही नहीं लग रहा था, जैसे कि वो किसके स्कूल में आ गए, कौन सी क्लास में आ गए, और बाद में उनके मास्टर के साथ जो लगाव हुआ, या उनका हमें आंसर देना है कि किस प्रकार से विश्वास पढ़ाई के अंदर, स्कूल के अंदर और गहरा हो गया। पाठशाला में मास्टर कथानायक को क्या कहते थे? आनंदा। आनंदा कभी कभी अपने मॉनिटर के साथ बच्चों के सवाल जांचने लगा, तो उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब इंटेलिजेंट बच्चे के पास अगर किसी बच्चे की दोस्ती है, अच्छे बच्चों के साथ किसी की दोस्ती होती है, तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। वे दोनों कक्षा में अनेक काम करने लगे, मास्टर उससे अच्छा व्यवहार करने लगा। अब जब बच्चे अच्छे रहते हैं तो टीचर का भी व्यवहार अच्छा होता है। ये तो वास्तविकता है, वही वास्तविकता लेखक के साथ हुई। मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार तथा मॉनिटर बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण कथानायक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। जब टीचर क्लोज होते हैं बच्चों के और अच्छे स्टूडेंट का साथ हो तो विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे और कैसे? लेखक को मराठी पढ़ाते थे सोंदेलगेकर नामक मास्टर। वे पढ़ाते समय रम जाते, यानी कि उसी में खो जाते। विशेषकर वे कविता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सुर लय छंद के साथ आनंदमय ढंग से पढ़ाया करते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करवाते, कि कविता गा करके उसके साथ हाथों के एक्सप्रेशन, मुंह के एक्सप्रेशन दे करके बहुत सुंदर ढंग से कविता का अध्ययन वो बच्चों को करवाते थे। उसी भाव की किसी अन्य कविता को भी वो सुनाते थे। बीच में यशवंत, वोरकर, तांबे, गिरीश, केशव, ये जो मराठी कवियों के नाम हैं, उनकी मुलाकात का स्मरण भी सुनाते, कि उनके साथ जैसे ही वो लेखक के जो मास्टर थे मराठी के, वो उनसे मिले थे, उनकी बातें भी वो बताते थे। कभी कभी स्वरचित कविता भी सुनाते, कभी कभी सोंदेलगेकर खुद कविता लिखते और वो भी बच्चों को गाकर सुनाते। लेखक सुबह शाम खेतों में पानी लगाते या ढोर चराते समय क्या करते थे?
सुबह शाम खेतों में पानी लगाते समय मास्टर के ही हाव भाव, लय, ताल, छंद, आरोह अवरोह के अनुसार गाते। जिस प्रकार उनका जो मराठी का टीचर था वो कविता गाते थे, उस तरह ही वो हाव भाव करते, उसी तरह लय ताल लगाते, उतार चढ़ाव उसी प्रकार से जो कविता की संगीत है उसको वो करते थे। अपने मास्टर की तरह अभिनय करते थे, यानी कविता गा गा करके देखा करते थे। लेखक का अकेलापन कैसे गायब हो गया? पहले लेखक खेतों में जाते थे, बहुत अकेला महसूस होता था, खेतों में उनका मन नहीं लगता था। और बाद में जैसे ही वो स्कूल जाने लगे, स्कूल में मन लगने लगा, तो अकेलापन कैसे दूर हो गया? तो उनका अकेलापन दूर हुआ कविताओं से। वो कविताओं से जुड़ गए, उनको गा गा कर देखते थे, उनके ऊपर नाचा करते थे, इसलिए कविता उनके साथ हो गई, जिससे उनका मन लगने लगा। आंसर देखें, लेखक अपने अकेलेपन में कविताओं को लय, ताल, छंद, यति, गति, कहाँ रुकना है कविता में, कहाँ आगे बढ़ना है, ताल कैसे, छंद कौन कौन से आएंगे, कैसी इसकी लय होगी, इस तरह से वो गा गा करके देखा करते थे। बहुत ऊंची आवाज में गाकर अभिनय करते थे, खेतों में जोर जोर से गाते थे। वह कविता गाते गाते सुई मुई करके नाचने भी लग जाते। उन्होंने अनेक कविताओं को स्वयं की चाल में गाना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी ही आवाज, अपनी ही लय में कई कविताओं को उन्होंने गाया। इस प्रकार लेखक का अकेलापन था वो दूर हो गया। मास्टर के अनुसार कविता रचने के क्या नियम होने चाहिए? कि अच्छी कविता अगर कोई लिख रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है, किसके आधार पे बताना है? जो उनके मराठी के टीचर थे वो बताते थे कि पहला तो होता है शुद्ध लेखन होना चाहिए, दूसरा जो कवि की भाषा है वो भी शुद्ध होनी चाहिए, अलंकार, छंद आदि का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए, और कठिन भाषा यानी कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल सहज भाषा में कविता लिखनी चाहिए। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? जूझ नाम से पता चल रहा है कि संघर्ष। कहानी से लेखक ने क्या संदेश दिया है पाठकों को, +2 के विद्यार्थियों को? क्या इसके अंदर संदेश है, क्या पता चला है? तो जूझ कहानी के माध्यम से लेखक जीवन में निरंतर संघर्ष करने का संदेश देते हैं। जैसे वो खुद पहले तो उनको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, बाद में कैसे उन्होंने तैयारी की, दत्ता जी के पास गए पढ़ने की, फिर उनके पिताजी ने उनके ऊपर ऐसे ऐसे काम थोप दिए कि ऐसे ऐसे आप अगर करोगे खेतों में काम पशुओं का फिर स्कूल जा पाओगे। फिर वो स्कूल गए, स्कूल में उनके वो जो पहले कुछ सीखा था वो भूल गए थे, किस तरह से वो बच्चों के बीच मजाक का पात्र भी बने थे। फिर भी वो वहीं उन्होंने संघर्ष किया, बाद में खेतों में काम करते हुए उनको समय नहीं मिला, फिर भी वहीं संघर्ष रखा। तो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, विपरीत अगर हमारी स्थिति कोई हो जाती है, उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। लेखक ने यही संदेश दिया कि लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयों से हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर कठिनाइयों से नहीं घबराएंगे तो जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। आशा है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।